आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की। जी हाँ, पूरे 10 साल बाद ये असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2014 में आखिरी असेंबली इंतखाबात हुए थे और उसके बाद जब धारा 370 हटाई गई और हालात सही नहीं थे, तो इसकी वजह से एक के बाद एक ये इंतखाबात मुलतवी होते रहे। और यही नहीं, बल्कि अगर आप ये देखेंगे कि इस दौरान जो जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत का दर्जा जिसके पास था, तो वो अब यूनियन टेरिटरी में भी तब्दील हो गया है। लेकिन चुनाव, चूंकि बार बार ये डिमांड की जा रही थी, बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि कम से कम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। चुनांचे अब जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें इस वक्त हैं और इन 90 सीटों में 3 मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे और इसके बाद 4 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा असेंबली का भी ऐलान हो चुका है और अभी महाराष्ट्र और झारखंड, दो जो बड़ी रियासतें हैं, वहां भी असेंबली इंतखाबात होने हैं। लेकिन अब यहाँ के बाद वहां असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। बहरहाल इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ एनसीपी के जो अजीत पवार एनसीपी है उसके सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके साथ ही आप जो है जम्मू कश्मीर के इंचार्ज सेक्रेटरी भी हैं। वहां पे काफी काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी से। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये जो इलेक्शन होने जा रहा है पूरे 10 साल बाद, तो वहां के क्या हालात है, क्योंकि उन्होंने तूफानी दौरा किया है। वहां काफी अजला में वो गए हैं, वहां के लोगों से मुलाकातें की हैं और एनसीपी की एक बड़ी टीम वहां पे मैदान में उतार दी है और वो उम्मीदवार भी वहां पे उतारने जा रहे हैं। तो वो हालात से वाकिफ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं उनको अपने साथ लेता हूं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है ब्रिज मोहन जी। कैसे आप देखते हैं ये जो इलेक्शन है, पूरे 10 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है और वहां काफी जोश देखने को मिल रहा है कि वहां असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? मुमताज भाई, सलाम वालेकुम। अलेक्सा। देखिए कि आपने बहुत एक लंबा प्रश्न मुझसे पूछा है। कश्मीर का ये जो चुनाव की घोषणा हुई अभी 2 दिन पहले, इसने बहुत लंबे समय से कश्मीर का जो मतदाता है, कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी समाप्त हुई है। आपने ऐसा कहा 10 साल बाद वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल सच बात है कि 10 साल बाद वहाँ पे चुनाव होना है। और इस 10 साल में वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। ये बदलाव आया है नेताओं के रूप में। जो नेता इसके पहले लगातार वहाँ पर काम करते थे, वो 10 साल में जनता से इतने कट गए हैं कि अब उनकी कोई पहचान वहाँ पर लोगों के बीच में नहीं बची है। आम आदमी तो कई नेताओं को भूल चुका है, उनके बारे में उसको मालूम भी नहीं है। लेकिन इस 10 साल में जो नए मतदाता बने, जो पूरा जो कश्मीर का जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट ने भी वहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा उनको बदला है और उनके सोचने समझने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। ये बात सच है कि पहले ये एक राज्य था, लेकिन अभी ये यूटी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने वहाँ के आम आदमी को इस बात का एहसास कराया है कि सिक्योरिटी का तात्पर्य क्या होता है और किस प्रकार से वहाँ पर उस सिक्योरिटी, उन सुरक्षा कर्मियों के साए में किसी प्रदेश की प्रगति की जा सकती है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ये अगर देखना है तो मैं कश्मीर में देखने को मिलता है। मैं कश्मीर में अंदर तक गया हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में भी जाके लोगों से मुलाकात की जहाँ लोग प्रायः जाते नहीं हैं। वहाँ भी जब मैंने लोगों से बातचीत की और उनके हालात को समझने की कोशिश की, तो यही समझ में आया कि इसके पहले की जो सरकारें वहाँ पे बनी या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि निर्वाचन, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। उन्होंने कभी भी उस मतदाता के बारे में नहीं सोचा जिसके वोट से वो उस ऊंचाई तक पहुंचे थे। और यही कारण है कि कश्मीर के हालात जो जितने बेहतर होना चाहिए थे, उतने बेहतर नहीं हो पाए। लेकिन अब ये जो चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है इस चुनाव के माध्यम से बहुत नए नेताओं का एक कश्मीर के बारे में जो बेहतर सोच रखते हैं, जो कश्मीर के विकास के बारे में सोचते हैं,
ऐसे बहुत बड़े बहुत काम करने वाले नेताओं की एक बड़ी फौज कश्मीर में लोगों के सामने आएगी और इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अपनी भूमिका निभाना चाहती है। उसी को लेकर मैं अभी कश्मीर का मैंने दौरा, जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था और उसी बात जी बिल्कुल। जैसा एक माहौल वहां पे दिखाया जा रहा था कि वहां के लोग नाराज हैं 370 के बाद, वहां हालात बड़े कशीदा हैं, वहां अभी भी अमन कायम नहीं हो सका है। तो ये सब जो परसेप्शन एक बनाने की कोशिश की जा रही है, आप चूंकि वहां का आप दौरा आप कर चुके हैं, वहां के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, कैसे इस पूरे सिचुएशन को देखते हैं? और उसके बाद मैं फिर पार्टी पे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले, क्योंकि आप जो है एक लंबी लकीर खींचने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है, तो जाहिर है कि लंबी लकीर खींचने के लिए जमीन भी तो तैयार होगी, वहां जमीन भी आपने देखी होगी कि आखिर उस जिस जमीन पे आप एक लंबी लकीर खींचने जा रहे हैं, वहां की जमीन कैसी है? देखिए मुमताज भाई, इस लकीर को खींचने का जो साहस मुझे मिला, वो मिला हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के कारण। इन दोनों नेताओं का बहुत ही स्पष्ट सोचना है इस मामले में कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत अच्छे समृद्ध राज्य बनने की पूरी संभावनाएं हैं और वहां यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करेगी तो निश्चित रूप से वहां पर हम राज्य के विकास के लिए बहुत अच्छे नुमाइंदे दे पाएंगे। ये सोच इन हमारे नेताओं का था और इस सोच को पूरा करने का ही दायित्व उन्होंने मुझको सौंपा। तो उनके भरोसे, उनके इस जो मॉरल सपोर्ट, जो नैतिक जो उन्होंने मेरे को समर्थन दिया, उसके आधार पर मैं ये तय कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो हालात है, जिन हालात में मैंने अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, उसमें मैं कह सकता हूं कि वहां पर जो आम आदमी है, उस आम आदमी को यह विश्वास हुआ है कि 370 जब थी और जब आज 370 हट गई है, उसके बाद भी उसके जीवन में कोई ऐसा, उस 370 के कारण कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा जिसको लेके वो चिंतित हो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले भी 370 जब धारा वहां पे लागू थी, उस समय भी लोगों का जीवन जिस प्रकार से चल रहा था, उसके बाद 370 हटने के बाद भी उनके जीवन की गति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन एक दूसरी जो बात हुई, आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पहले के मुकाबले ज्यादा समृद्ध हुआ है। जैसे कि पहले वहां 7 से 8 हजार करोड़ के फलों का बिक्री होती थी, आज बढ़कर वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हुई है। तो ये जो इकोनॉमी वहाँ की डेवलप हुई है, उस इकोनॉमी ने वहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि 370 के हटने की जो बात वहाँ के नेता कहते थे, एक्चुअली वहाँ की जनता को जो समझाने का काम किया था, ये तो नेताओं ने किया था जो 370 का एक हौवा बना के लोगों के सामने रखते थे। लेकिन जब ये सारी स्थितियां बदली हैं तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि उनके जो नेता थे वो 370 के बारे में उन लोगों को सही जानकारी नहीं देते थे। अगर सही जानकारी देते तो मैं सोचता हूँ शायद इस प्रकार की गलतफहमी नहीं होती। जहाँ तक बात सुरक्षा की है, तो मैंने तो श्रीनगर में भी देखा, कुपवाड़ा में भी देखा, मैंने बड़गांव में भी देखा, मैंने बारामूला में भी देखा कि रात को 9, 10, 11 बजे भी वहाँ पर लोग बिल्कुल बगैर किसी चिंता के अपनी फैमिली के साथ सड़कों पे घूमते हैं, बाजार खुले होते हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में इस बात का भी विश्वास पैदा हुआ है कि वहाँ वो अब सुरक्षित हैं और उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे कि उनको चिंता करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ की, मैं ऐसा मानता हूँ। वहाँ आपने लोगों से बातचीत की होगी श्रीवास्तव जी, तो दो चीजें हैं। पहले हम कश्मीर हम भी कई बार जा चुके हैं, तो जब भी कश्मीरी बात करता था तो वो भारत को एक तरीके से अलग, जैसे कि हम हिंदुस्तान गए, हम इंडिया गए, हम भारत जा रहे हैं, इस तरीके से मतलब उसको लग रहा था कोई दूसरा मुल्क है। कहीं ना कहीं वो 370 ही रही होगी। अब क्या क्या इसमें कोई चेंज आया, कोई बदलाव आया? क्या उसको लग रहा है कि हम भारत नहीं जा रहे हैं, अपने मुल्क ही जा रहे हैं? क्या इससे मतलब, ये मैं कोई इससे नहीं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं आम लोगों की बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इस प्रकार की बातें चलती थी और इसके ऐसी बातें वो लोग कहते भी थे। अब उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि वो एक छोटे से कश्मीर का हिस्सा नहीं है, एक बहुत बड़े मुल्क के हिस्से हैं
उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि उनका भी विस्तार हुआ है, उनका भी एक्सपेंशन हुआ है। अब उनका जो एक्सपेंशन है वो पूरे मुल्क का है। इसके पहले वहां के नेताओं ने, ये देखिए वहां की जनता या वहां का जो आम आदमी है, ये गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है। वहां के नेताओं ने, जिनके ऊपर वहां की जनता विश्वास करती थी, उन नेताओं ने उनको जो दिखाया, जो समझाया, जो बताया, वो उसी हिसाब से सारी बातों का मूल्यांकन करते थे। लेकिन इस 10 साल के दौर में उन्होंने खुद ने जब चीजों को महसूस किया है, उन्होंने जब खुद उन बातों को समझने की कोशिश की है, जब उन्होंने उसकी हकीकत को जाना है, तो उनको समझ में ये आया है कि हमारे नेता जो हमसे इसके पहले कहते थे वो सही नहीं था। हम हिंदुस्तान के इस बड़े मुल्क भारत का हिस्सा हैं और ये देश हमारा अपना है। ये जो फीलिंग उनमें पहले भी थी, लेकिन उस फीलिंग को दबाने का काम वहां के नेता लोग करते रहे हैं, जिसको अब जनता ने पूरी तौर से नकार दिया है। आज वहां का आदमी इस बात से बहुत खुश है कि अब वो पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और कश्मीर अब सिर्फ एक छोटे से राज्य के रूप में नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े विशाल भारत का हिस्सा है। इस बात ने उन लोगों में एक आत्मविश्वास भी पैदा किया है। एक बात सच है वहां पर कि वहां जो राजनीतिक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए था, जो उनकी मूल समस्याएं, उनका जो समाधान होना चाहिए था, जिस तरह से वहां पे एक आम आदमी के जीवन को समृद्ध बनाने का और एक आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने का जो काम होना चाहिए था, वो इसके पहले नहीं हुआ था। ये इस पे अभी प्रशासन भी काम कर रहा है। वहां पर जो आदरणीय एलजी साहब है, मनोज सिन्हा जी, वो इन बातों को लेके बहुत ज्यादा मुझे चिंतित भी लगे और गंभीर भी लगे। वो हर क्षण इस मुद्दे पे काम करते हुए मेरे को लगे और उसका वहां पे हम लोगों ने देखा कि उसका फायदा भी आम आदमी को मिला है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे शासन को, प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और उनका समाधान भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो शुरुआत हुई है। बहुत ही एक लंबे समय से जहाँ की समस्याएं रही हों, वो कोई साल 2 साल या 5 साल में उनको हम पूरा दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक एनवायरनमेंट बना है और उस एनवायरनमेंट के बनने में कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कश्मीरियों ने ये सोचा है कि हम सब लोगों को मिलकर अपने प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए सरकार और सरकार की नीतियों के साथ चलना चाहिए। ये जो सोच पैदा हुआ है, इस सोच ने वहां के वातावरण को पूरी तौर से बदल दिया है। बिल्कुल। वहां पे चूंकि अब आप जा रहे हैं सीपी को लेकर के और वहां आप एक बड़ी लकीर, सियासी लकीर खींचने जा रहे हैं। वहां ऑलरेडी कांग्रेस है, गुलाम नबी आजाद भी अब आ रहे हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस, वहां नेशनल कांग्रेस जो फारूक अब्दुल्ला वो है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और भी छोटी छोटी वहां पे पार्टियां हैं। आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर में काम करना चाहिए? क्या आपको लगा कि जो पार्टियां, जैसे कि आपने कहा कि इन 10 सालों में ये हुआ कि जो पार्टियां थी वो एक तरीके से गायब हो गई, वो रास्ते में नहीं रही, तो आपको कैसे लगा कि यहां से जाएंगे, काम करेंगे? क्यों क्यों ऐसा महसूस हुआ? देखिए, इस बात का एहसास मुझे इसलिए हुआ कि ये जितने नाम अभी आपने लिए, ये कभी ना कभी जम्मू कश्मीर की सियासत में रहे और ये सरकार में भी रहे। लेकिन जब सरकार में ये लोग रहे थे, इन्होंने उन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेसिक वहां की इश्यूज है, उनके ऊपर कभी भी काम नहीं किया। ये सत्ता में तो रहे, सत्ता में इसलिए रहे कि कभी इनको केंद्र का समर्थन रहा, जैसे कि कांग्रेस का समर्थन आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी एनसी को लगातार मिलता रहा। आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी को समर्थन लगातार भारतीय जनता पार्टी का मिला। गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस से थे ही, तो इन लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिला और वहां की पार्टियों ने भी इन लोगों को मौका दिया। लेकिन इन्होंने आम आदमी के जीवन के बारे में ना सोचकर अपने से जुड़े हुए और अपने से आसपास के लोगों के ही जीवन को उठाने का काम किया। इस पूरे पीरियड में इस बात को लोगों ने समझा कि इसके पहले के जो हमारे नेता थे वो करते क्या थे, क्योंकि इसके पहले ये सारी जानकारियां सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन अब लोगों को ये पता लग गया और इसमें जो ये पिछले 7-8 साल का जो दौर है, इस दौर में इन नेताओं के बारे में बहुत जानकारी आम आदमी तक पहुंची है, अलग अलग माध्यमों से पहुंची है। उससे पता ये लगा है कि इन नेताओं ने कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए तो वो काम नहीं किया। इसके कारण क्या हुआ है कि वहां इन नेताओं के बारे में चर्चा नाम मात्र की रह गई है। ये अभी जो भी है ये हेडलाइन पे है, सिर्फ ये मीडिया में है, लेकिन आम आदमी के बीच में इन लोगों के बारे में कोई बात करता हुआ मुझे बहुत कम लोग मिले। ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ नई पार्टी को, नए लोगों को यहाँ पर काम करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी सामने
कोई ऐसे नेता नहीं है जो इन नए नए आने वाले नेताओं को वहां पर सामना कर पाए, उनको टक्कर दे पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने सोचा, जब ये जानकारी मैंने आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को दी, तब फिर ये फैसला हुआ कि क्यों ना हम लोग वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ऐसे नए चेहरों को लेकर सामने आए जो लगातार कश्मीर के विकास के लिए सोचते हैं, कश्मीर के लिए सोचते हैं। देखिए, एक मैं बात मुमताज भाई बड़ी रिमार्केबल बात बताऊं, इसके पहले कश्मीर के व्यक्ति ने, कश्मीर के मतदाता ने या तो नेताओं को वोट दिया है या पार्टियों को वोट दिया। कभी भी किसी कश्मीर के आदमी ने कश्मीर के लिए वोट नहीं दिया। अगर कभी कश्मीर के लिए उन्होंने वोट दिया होता, कभी अपने बच्चे और अपनी बच्ची का चेहरा देख के वोट दिया होता, कभी उन्होंने अगर अपने परिवार की जरूरतों को देख के वोट दिया होता, तो मैं सोचता हूं कि वहां पे नेताओं को उभरने का कोई मौका नहीं मिलता। पर वहां के आदमी विश्वास करते थे अपने नेताओं पे और उस विश्वास पे वो ठगे गए। अब इस बात का उनको एहसास हुआ। अभी इसलिए हम लोग अपनी चुनाव प्रचार में इस बात को लगातार, पहली बार अपने कश्मीर के लिए वोट डालिए, अपने बच्चों के लिए वोट डालिए, अपने कश्मीर के विकास के लिए वोट डालिए, कश्मीर की खुशहाली के लिए वोट डालिए। और इसके लिए हम लोगों ने यह तय किया है कि हम उनमें से ही लोगों को टिकट देंगे जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, जो कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जो एक आम आदमी के बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा होगा जब कश्मीर का आदमी कश्मीर के लिए वोट डालेगा। तो मुझे इससे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन जो होंगे वो एक अच्छे नुमाइंदे हाउस में पहुंचेंगे, जहां आम आदमी की बात उठाई जाएगी और आम आदमी के बारे में सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। और मैंने देखा है, मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड रहा है आपका, वहाँ कितना आप जुड़े रहे, लेकिन जो आपने लिस्ट अभी एक टीम बनाई है वहाँ पे, वो 32 लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम आपने बनाई है। हर शहर की नुमाइंदगी एक तरीके से उसमें झलकती है, चाहे वो नायब सदर हो रियासत के, या जनरल सेक्रेटरी हो या एग्जीक्यूटिव मजलिस आमला जैसे आपने वहाँ पे बनाई। तो ये एक बहुत ही मजबूत टीम आपने बनाई है और इससे ये लग रहा है कि आप बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो कैसे ये मुमकिन हो सका, कैसे आपने जो है लोगों को जोड़ा, क्या क्या वहां पे रहा? मुमताज भाई, आप सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उस लिस्ट के बारे में आपको जानकारी मिली और आपने उसको गहराई से उसका एनालिसिस भी किया। देखिए कि मैं तो कश्मीर में किसी को नहीं जानता था। मैं जब पहली बार वहाँ गया तो उसके पहले मेरा किसी से कोई वहाँ पे परिचय नहीं था। लेकिन जब लोगों के बीच में मैं गया, लोगों से मैंने बातचीत की और लोगों के जब मिजाज को मैंने समझा, तो मुझे लगा कि एक आम कश्मीरी बहुत ही खुश मिजाज है और वो बहुत कम में जीना जानता है। सबसे जो उसकी खूबी है कि उस कम में भी वो खुश रहता है और वो बाशऊर आदमी है और वो सोचता है कि किसी भी ढंग से मेरे हाथ में रोजगार रहे और मैं अपना काम करूं, उसको किसी दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं, वो अपने 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 काम से काम रखता है। जब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ तो मैंने उन्हीं लोगों में से ऐसे लोगों को छांटने की कोशिश की जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं। जब छांटना शुरू किया तो मुझे लोग मिलते चले गए। ये तो अभी बहुत छोटी सी लिस्ट है, मेरे पास करीब अभी ऐसे 250 से ज्यादा लोगों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर और उनकी जानकारियां हैं जो मुख्य धारा में रहकर कश्मीर के विकास के लिए राजनीति करना चाहते हैं। उसमें से अभी जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं। 20 में से अभी हम लोगों ने कुल 12 जिलों को छुआ है। अभी 8 जिले और ऐसे बचे हैं जहाँ पर हम लोगों को कुछ लोगों को चयन करके उनको भी मौका देना है और वो प्रक्रिया में है। मैं सोचता हूँ 2-3 रोज में हम लोग उसको भी फाइनल कर लेंगे। तो वहाँ ये बात सच है कि ढूंढने में थोड़ा मेरे को कोशिश करना पड़ी, लेकिन जब लोगों के बीच में हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जब लोगों को हमारे इरादों की जानकारी होती है और उनको जब ये विश्वास हो जाता है कि इनके इरादे नेक हैं और पक्के हैं, तो लोग भी सामने निकल के आते हैं। और यही कारण है कि जो लिस्ट अभी हम लोगों ने दी है वो उस लिस्ट में इसी तरह के लोग निकल के आए हैं। मैं आपको सारे राजनीतिक दल देश भर में कश्मीरी पंडितों की बात करते रहे। कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ हुई है उसको लेकर भी लोगों ने समय समय पे अपनी बात को रखा है, कहा भी है और इसका लोगों ने राजनीतिक फायदा भी उठाया। जब मैंने वहां लोगों से बातचीत की तो मुझे एक बड़ी अजीब बात पता ये लगी कि किसी भी राजनीतिक दल ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी खुद की पार्टी में
कोई ऐसा फोरम नहीं बनाया जहां पर कि कश्मीरी पंडित अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें और फिर उसके बाद वो सरकार के साथ संवाद करें। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने तत्काल अपनी पार्टी के नेताओं से इस मामले में चर्चा की। हम लोगों ने अपनी पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कश्मीरी पंडित उत्थान प्रकोष्ठ के नाम से हम लोगों ने एक अपना अलग से सेल बनाया है और उस सेल में हमने वहाँ के एक अरुण रैना जी हैं, उनको हमने प्रदेश का उसका चेयरमैन बनाया है। उन्होंने भी अपनी कमेटी भी बना ली है, उसमें करीब उन्होंने 40 कश्मीरी पंडितों को जोड़ा है जो वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो कश्मीरी पंडितों को लेकर पहली बार एक अधिकृत रूप से एक संवाद होगा और उस संवाद के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन सारी समस्याओं को लेकर, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लेकर हम केंद्र सरकार से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनके सामने उसको रखेंगे। तो ये एक मैं इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने उस कश्मीर के उस वर्ग को अपने से जोड़ने का काम किया है जिसके बारे में लोगों ने चर्चा तो खूब की लेकिन कभी उसके लिए सकारात्मक कोई पहल नहीं की थी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल बस, क्योंकि गठबंधन की सियासत हो रही है, इत्तेहाद की सियासत हो रही है और आप भी जो है इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अगर देखें महाराष्ट्र में एनसीपी जो है बीजेपी के साथ, लेकिन कश्मीर की अलग बिल्कुल जमीन है और इस बार बीजेपी भी वहां मजबूती से मैदान में उतरेगी। ऐसे में आप अगर इत्तेहाद की बात आएगी गठबंधन की तो करेंगे या आप अकेले ही मैदान में उतरेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, ये सवाल तो सामने आएगा। देखिए मुमताज भाई, ये बात सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर और महाराष्ट्र में हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पर हम लोगों का एनडीए के साथ विधानसभा या विधानसभा के नीचे के चुनावों में हम लोगों का किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। नहीं। आपने देखा होगा कि नागालैंड में हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था, वहां 7 हमारे एमएलए हैं। इसी तरह से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था, वहां 3 एमएलए हमारे बीजेपी के विधायक उम्मीदवारों को हरा के निर्वाचित हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी हम लोग अपनी पार्टी के, जो हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी, उसके ही बैनर में चुनाव लड़ेंगे। वहां पर हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं, या हमारे नेता इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। हम कभी भी अपनी पार्टी के बैनर में धर्म और लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए उस हर आदमी की आवाज उठाने का सोच है हम लोगों का, जो पीड़ित है या जिसे मदद की जरूरत है। तो उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। तो हम लोगों का सोच बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कश्मीर में किसी भी, जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद होने वाले नगर निगम, नगर पालिकाएं या जो बीडीएस, जो वहाँ पे जो बोर्ड्स हैं, उनके भी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी। हम लोग नीचे के स्तर पर किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, अपनी पार्टी के हवाले से बात की और वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है, वो चाहे सियासी हो, समाजी हो, इक्तिसादी हो, उस पर भी आपने एक बेहतर तौर पर रोशनी डाली। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पूरे सफ़र में, जो असेंबली इंतखाबात का सफ़र होगा, इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपसे इसी तरह से हम बातचीत करते रहेंगे और देखेंगे कि आपका सफ़र कहाँ तक पहुँचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।